नमस्कार मित्रों, एसजीसी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। गुप्त काल से संबंधित यह क्लास थी। गुप्त काल की जानकारी आप लोग प्राप्त कर रहे थे। गुप्त काल में धर्म कैसा था, समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, कला विज्ञान साहित्य कैसा था और इन सब के बारे में आप लोग अध्ययन कर रहे थे। मैं आप लोग को बता रहा था। लेकिन गुप्त काल को इसीलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? क्योंकि इस समय कला विज्ञान धर्म समाज संस्कृत साहित्य सबकी उन्नति हुई थी बहुत। और उसी समय गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण हुआ था। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जो मंदिर हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, जो मंदिर निर्माण शैली है वह गुप्त काल की ही देन है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं। एक होती है नागर शैली, एक होती है बेसर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली। यह मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। हाँ, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। और गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने हैं, आज जो मंदिर बनते हैं, ये जो नागर शैली के मंदिर हैं, ये कहां से पाया जाता है? हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक जो मंदिर बनते हैं वो सब नागर शैली के उदाहरण होते हैं। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के तट तक जो मंदिर बनते हैं, कृष्णा गोदावरी तक, वह बेसर शैली के उदाहरण हैं। और कृष्णा से लेकर कावेरी तक, मतलब सुदूर सागर तक जो मंदिर बनते हैं वह द्रविड़ शैली के उदाहरण होते हैं। उत्तर भारत के मंदिर की एक विशेषता होती है। आम तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग जो मंदिर बनाते हैं आपके आसपास, किसी भी तरह का कुछ भी कोई मापदंड नहीं होता है। एक गुंबद बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हो गया मंदिर। भाई, मंदिर निर्माण की शैलियां होती हैं, मंदिर निर्माण की अपनी विधि होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी राजगीर होता है वह मंदिर बना दे। हाँ, अब तो कोई भी बना दे रहा है, लेकिन उसकी भी पद्धति होती है। आप लोग नागर शैली के मंदिर की खास विशेषता होती है कि मंदिर के मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्ति लगी होती है। यह नागर शैली के मंदिर की विशेषता है। नागर शैली का मतलब आप जानते हैं कि नागर शैली का मंदिर कहां से कहां तक विकसित है? हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, मतलब विंध्य पर्वतमाला तक यह मंदिर नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। मतलब मोटी मोटा अगर राज्यों की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, झारखंड में, हाँ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, यह जो उड़ीसा में, यहाँ जो भी मंदिर बनते हैं वो सभी नागर शैली के ही उदाहरण होते हैं। देखिए, नागर शैली के मंदिर की खास विशेषता क्या होती है कि गंगा और यमुना की मूर्ति होती है, जिन्हें कुर्म वाहिनी और मकर वाहिनी कहा जाता है। लेकिन जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, इनकी वैसे विशेषता तो बहुत सारी होती है, लेकिन आधारभूत जो विशेषता है मैं वह गिना रहा हूं आपको। सॉरी। देखिए, द्रविड़ शैली के जो मंदिर की विशेषता होती है, इसमें जय और विजय की मूर्ति होती है। आप जानते हैं भगवान के 2 दूत थे, जय और विजय, तो उनकी मूर्ति मतलब मुख्य द्वार पर, मंदिर के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर जय और विजय की मूर्ति होती है। यह द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता होती है। तो मैंने बताया कि जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं वो गुप्त काल में आई थी। हमारे देश में जो भी मंदिर बनते हैं वो गुप्त काल की देन है। हाँ, और नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये 3 तरह के मंदिर शैली का विकास जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, अलग अलग विशेषता है। तो हम बहुत इसके ज्यादा विशेषता नहीं, बस एक आधारभूत विशेषता आप लोग देख लीजिए। गुप्त काल में जो महत्वपूर्ण मंदिर बने थे वह आज भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो काफी चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, उनके बारे में देखेंगे। गुप्त काल में एक मंदिर है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर जो है वह कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवा में यह विष्णु मंदिर है, जो गुप्त काल की देन है। मध्य प्रदेश के नागौद जिला में, नागौद के भूमरा में शिव मंदिर है, यह गुप्त काल का देन है। ये सभी मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के नचना कुठार में पार्वती मंदिर है, माता पार्वती का बहुत ही अच्छा मंदिर है। हाँ, फिर आपका दशावतार मंदिर जो है वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी। यहां पर झांसी कई जगह लिखा रहता है, लेकिन आप लोग जान लेना कि ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मतलब भगवान विष्णु के 10 अवतार का जिक्र इसमें मिलेगा। 10 अवतार के दर्शन आपको इस मंदिर में हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के नागौद में ही, नागौद के खोह में शिव मंदिर है।
भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर है और यह ईंटों द्वारा निर्मित है। पहला मंदिर जिससे पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है और यह लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है जो भीतर गांव में है। भीतर गांव मतलब कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में भीतर गांव है। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है लेकिन अभी है। ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्राचीन काल का भारत का प्रथम मंदिर है। यह सबसे बड़ी विशेषता। सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताया ना, मंदिर निर्माण की जो पद्धति की शुरुआत हुई थी यह गुप्त काल में हुई थी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसी बात है, कुछ लोग इतिहासकारों के मध्य भी यह विवाद का विषय बना रहता है कि गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाए। अरे भाई, गुप्त काल के समय में हर चीज चरम अवस्था पे था। गुप्त काल में कला का विकास, कला में कैसी चित्रकला या मंदिर निर्माण की कला, ठीक है, ये सभी कला, संगीत का विकास, कला का विकास, संगीत का विकास, साहित्य का विकास, सब चरम अवस्था पे था। फिर क्या बोलते हैं, फिर आप देख सकते हैं, फिर अच्छे पराक्रमी सम्राट इस समय आए थे। अच्छे पराक्रमी सम्राट इस काल में रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इतना ज़्यादा विशेषता है गुप्त काल में कि भारतीय संस्कृत का, भारतीय साहित्य का, भारतीय जो भी कला पद्धति थी उसका चरम उत्कर्ष था। ठीक है। तो इसीलिए गुप्त काल को स्वर्णयुग भी कहा जाता है। गुप्त काल में साहित्य का क्या विकास हुआ था वह देखेंगे। देख सकते हैं, गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था जिसमें कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास ने मेघदूत लिखा था, रघुवंशम लिखा था, कुमार संभवम लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। ठीक है, यह सभी कालिदास के महत्वपूर्ण रचना थी। बार्नेट के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वह महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। स्मिथ ने गुप्त काल की तुलना ब्रिटिश इतिहास के एलिजाबेथ तथा स्टुअर्ट के काल से किया है। गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल माना जाता है। अरे गुप्त काल में बहुत सारे रचनाकार रहे हैं। पंचतंत्र जो विश्व की सबसे एक प्रतिष्ठित बुक मानी जाती है, एक प्रसिद्ध बुक मानी जाती है, जिसमें कहानियां हैं, बहुत ही मूल्यवान कहानियां हैं पंचतंत्र, जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा हैं। और यह विष्णु शर्मा जो थे वह गुप्तकालीन ही थे। ठीक है। अमर सिंह जो थे अमरकोश लिखे हुए थे। ठीक है। बहुत सारे कवियों का वर्णन भी है, श्रेष्ठ कवियों का काल माना जाता है इसे। गुप्त काल की भाषा क्या थी? गुप्त काल की भाषा जो आमतौर पर थी संस्कृत थी, लेकिन जन भाषा भी बहुत पर्याप्त मात्रा में विकसित थी। संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी एवं इस काल में अनेक विद्वानों द्वारा साहित्य की रचना की गई, अनेक ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। पुराणों का अंतिम संकलन इसी के समय में किया गया था। स्मृति साहित्य को अंतिम रूप दिया गया। इस काल में नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति की रचना भी की गई। सबसे प्राचीन स्मृति जो मानी जाती है वह मनु स्मृति मानी जाती है। महाकाव्य रामायण, महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। गुप्तकालीन कवि भी रहे हैं। कौन कौन से कवि रहे हैं देख लीजिए। कालिदास जो गुप्तकालीन कवि थे, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, मालविकाग्निमित्रम लिखा, विक्रमोर्वशीयम लिखा, कुमार संभवम लिखा, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहार। यह कालिदास के मुख्य रचना है। ठीक है। विशाख दत्त भी कालिदास गुप्तकालीन एक बहुत बड़े रचनाकार थे, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, मुद्रा राक्षस लिखा है। भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम लिखा है। यह सभी लोग गुप्तकालीन रचनाएं हैं और गुप्तकाल के एक बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं, अच्छे लेखक माने जाते हैं। गुप्तकाल के अन्य लेखकों के बारे में देखते हैं। मृच्छकटिकम की रचना किसने किया था? शूद्रक ने किया था। दंडिन ने क्या लिखा था? 10 कुमार चरित दंडी ने लिखा था। हाँ, कात्यादर्श दंडी ने लिखा था। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था? पंचतंत्र लिखा था।
अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश, अमरकोट नहीं है, यह अमरकोश है, अमरकोश, ठीक है। सिद्धसेन दिवाकर ने क्या लिखा था? न्याय अवतार लिखा था, ठीक है। राजेश्वर ने क्या लिखा था? काव्य मीमांसा लिखा था राजेश्वर ने। हाँ, ये सभी लोग क्या थे? गुप्तकालीन थे। गुप्तकालीन चित्रकला का भी देख सकते हैं, गुप्तकालीन चित्रकला कितनी अच्छी मात्रा में विकसित थी। अजंता गुफाएं, अजंता गुफा चित्रकला, अजंता गुफा जो चित्रकला है वो गुप्तकाल की देन है। बाघ की गुफा भी बाघ की गुफा जो है यह गुप्तकालीन है। अजंता गुफाएं चित्रकला जो है आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो अजंता की जो गुफा थी वह इसकी खोज कब हुई थी? 1819 में। सबसे पहले इसकी खोज 1819 में हुई थी। किसने खोज किया था? जेम्स एलेक्जेंडर द्वारा इसकी खोज की गई थी। अजंता की गुफाओं के चित्र धार्मिक विषय से संबंधित हैं, जिसमें बौद्ध धर्म एवं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। इन गुफाओं में कुल 29 गुफाओं की खोज की गई है, जिनमें से वर्तमान में केवल 7 ही विद्यमान हैं, ठीक है। फिर आपका चालुक्यवंशी शासकों के काल में एक पहला और दूसरी जो गुफा है चालुक्यवंशी शासकों के काल में खोजी गई थी। 9वीं और 10वीं जो गुफा का निर्माण हुआ है वह सातवाहन शासकों के काल में किया गया था। गुफा संख्या 16, 17 और 19 यह गुप्त काल एवं वाकाटक काल से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। गुफा संख्या 16 में मड़ासन राजकुमारी के चित्र प्रसिद्ध हैं, जबकि गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। एक दिवसीय परीक्षा में वनडे एग्जाम में यह प्रश्न बार बार आता है कि अजंता की किस गुफा संख्या को चित्रशाला के रूप में वर्णित किया जाता है। तो गुफा संख्या 17 को ही चित्रशाला कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिक चित्र मिलते हैं। बाघ की गुफाएं जो हैं वह कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं की खोज कब की गई थी? 1818 में बाघ की गुफाओं की खोज की गई थी। किसने किया था बाघ की गुफा की खोज? तो डेंजर फील्ड के द्वारा किया गया था। बाघ की गुफाओं के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित हैं। बाघ की गुफाओं में कुल गुफाओं की खोज की गई थी, जिनका निर्माण गुप्त एवं वाकाटक शासकों के काल में किया गया था। इन गुफाओं के प्रसिद्ध चित्र नृत्य एवं गायन का चित्र हैं, जो कि सभी गुफाओं में मिलते हैं। गुप्तकालीन विज्ञान देखेंगे। गुप्तकालीन विज्ञान में हम आर्यभट्ट की बात करेंगे। आर्यभट्ट जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में इनकी गिनती होती है आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिया था, जो ज्ञान विज्ञान दिया था, जिसकी खोज उन्होंने कर दिया, आज उसी पर रिसर्च होता है। और उनके जो आर्यभट्ट ने कहा, आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोल है, ठीक है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले कहा था कि जो भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, वह किसके चारों चक्कर लगाते हैं? वह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। और आर्यभट्ट की यह बात बताने के बाद लगभग हजारों वर्षों बाद, हजारों से ऊपर समझिए 1200 वर्ष के बाद यह बाकी यूरोपीय वैज्ञानिक इस तथ्य को खोज पाए। हाँ, तो आर्यभट्ट अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे अविभाजित भारत के एक बहुत बड़े नाम थे, ठीक है। यह प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिनका जन्म संभवतः, इन्होंने जीरो की खोज भी इन्होंने किया था आर्यभट्ट ने, जिनका जन्म संभवतः पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्होंने आर्यभट्टी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टी। इन्होंने गणित के क्षेत्र में निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। शून्य का आविष्कार इन्होंने किया, दशमलव का आविष्कार इन्होंने किया, 22/7 पाई का आविष्कार इन्होंने किया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहना चाहिए भारतीय इतिहास का? अरे भाई, गुप्त काल जैसा कोई युग था ही नहीं, अगर सही में कंपेयर किया जाए। भारत क्या, पूरे विश्व के इतिहास में, पूरे विश्व के किसी भी राजवंश के इतिहास में मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई ऐसा युग नहीं था जिसको स्वर्ण युग कहा जाए। गुप्त काल हर मामले में सही था, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर मामले में गुप्त काल में उन्नति हुई थी। दंड विधान भी बहुत ही नॉर्मल था। लोगों को नियम और कानून से अवगत कराया जाता था, नियमों के प्रति जागरूक कराया जाता था। बहुत ही भीषण जो दंड आमतौर पर पाश्चात्य या अरब के देशों में देखने को मिलता है, वैसे विधान नहीं था, ठीक है। तो पूरी तरह से गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाना चाहिए। ये सब जो इतने बड़े आविष्कार हुए हैं, क्या किसी भी
राजवंश में या किसी भी काल में जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और हर मामले में गुप्त काल ने अच्छा कुछ किया। गुप्त काल के सम्राटों ने सिर्फ देश नहीं जीते। गुप्त काल का एक शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बताइए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? हाँ, तो बच्चा टिक कर देता है समुद्रगुप्त। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। बहुत ही प्रतिष्ठित पुस्तकों में इस तरह के वन लाइनर प्रश्न होते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। तो यह तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहना किसी भी हद तक सही भी नहीं है। इसलिए सही नहीं है, नेपोलियन को बोलना चाहिए ना यूरोप का समुद्रगुप्त, नेपोलियन को बोलना चाहिए ना फ्रांस का समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं भाई? हालांकि नेपोलियन अपनी जगह महान था, वह भी साहसी शासक था, उसने भी सुधार किए होंगे, वह भी सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने राजवंश का या अपने देश का उन्होंने उसको समृद्ध किया होगा। लेकिन समुद्रगुप्त की तुलना, समुद्रगुप्त की महानता की जो तुलना है, उसकी तुलना आप सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन से कर दें, यह कहीं नहीं सही है। समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के 12 और उत्तरापथ के 9 और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को विजित किया था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, यह बहुत बड़े बड़े सम्राट रहे हैं गुप्त वंश में। और इस तरह से गुप्त काल में राजनीतिक विस्तार सिर्फ नहीं हुआ, सिर्फ राजनीतिक विस्तार ही गुप्त सम्राटों के उत्थान का एक मापदंड माना जाता है। किसी भी सम्राट का या किसी भी राजवंश का अगर राजनीतिक विस्तार होता है तो उसे माना जाता है वह महान है। लेकिन गुप्त काल ने राजनीतिक विस्तार किया, बढ़ चढ़ कर किया, लेकिन बाकी जो मापदंड है उस पर भी खरे उतरे। संस्कृत का, साहित्य का, कला का, विज्ञान का, धर्म का, समाज का, हर तरह से गुप्त काल में उन्नति हुआ। इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। लेकिन मैं भारतीय इतिहास का नहीं, मैं विश्व के इतिहास का स्वर्ण युग कहूंगा, क्योंकि गुप्त काल ने जो दिया है वह शायद ही कोई राजवंश, शायद ही किसी देश में कोई राजवंश दे पाए। बारहमीर देखते हैं। बारहमीर भी गुप्त काल के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। यह भी प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। ज्योतिष के क्षेत्र में रोमन सिद्धांतों का प्रयोग किया था पोलिस सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। इनके निम्न पुस्तक थे। बारहमीर ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांत का लिखा हुआ है, इसे आप पंच सिद्धांतिका कर लीजिएगा। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक, यह सभी बारहमीर की पुस्तकें हैं। गुप्त काल में एक बड़े वैज्ञानिक हों तब तो बताया जाए भाई। ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कर हैं, बारहमीर हैं, आर्यभट्ट हैं और सभी लोगों ने जबरदस्त खोज किया है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त, न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने बल का सिद्धांत दिया था। बल का सिद्धांत, बल का सिद्धांत ही बोला जाएगा, मुझे साइंस इतनी जानकारी नहीं है, बल का सिद्धांत कहा जाता है। और न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। और न्यूटन से 1200 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने यह सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। यह हमारी विडंबना है कि हमारे देश में हम अपने वैज्ञानिकों को कम आंकते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति इसे, वह अपने कुछ भी हो, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। तो बताइए गुप्त काल ने क्या क्या किया? मैं इसलिए बार बार गुप्त काल के स्वर्ण युग की बात कर रहा हूं क्योंकि यह निबंध आते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है भाई। ये निबंध आते हैं और लोग लिख नहीं पाते हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं। क्यों ना कहा जाए स्वर्ण युग? यह प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना की थी और उसी पुस्तक में इस बात का जिक्र है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। अब आप समझ लीजिए। भास्कर प्रथम का जन्म हुआ था 600 ईस्वी में। यह प्रसिद्ध सामान्य वैज्ञानिक था जिसने पूर्ण वृत्ति वैज्ञानिक सिद्धांतों का पुष्टि की थी। इन्होंने निम्न प्रश्नों की रचना की थी। भास्कराचार्य की कुछ पुस्तकें हैं, भास्कराचार्य, बृहत भास्कर, लघु भास्कर, यह भास्कराचार्य की अपनी पुस्तकें हैं। धन्वंतरी, यह बहुत ही बड़े आयुर्वेद के चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है, और आयुर्वेद में धन्वंतरी से बड़ा
शायद ही ज्ञात इतिहास में शायद ही कोई चिकित्सक रहा हो। भारतीय क्या विश्व के इतिहास में बात करूंगा। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आप भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं ना, विश्व के इतिहास में बहुत सारे लोग होंगे ना, आप भारत के कुछ ऐसे लोगों का कंपेयर आप विश्व के इतिहास से करते हैं। तो मैं साफ साफ बता दूं, धन्वंतरि से पहले कोई एक चिकित्सक का नाम बताइए पाश्चात्य सभ्यता में, हाँ, जो पाश्चात्य सभ्यता में या अरब देश के देशों से तो कुछ उम्मीद ही नहीं किया जा सकता, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में किसी एक चिकित्सक का नाम आप नहीं बता पाएंगे जो धन्वंतरि से पहले रहे हों। पाश्चात्य सभ्यता ने अगर मेडिसिन में थोड़ा बहुत प्रगति किया है तो शायद वो पुनर्जागरण के काल के बाद ही थोड़ी बहुत समझ आई, हालांकि हाँ, उसके पहले आप नहीं जल्दी पाएंगे। ठीक है, धन्वंतरि के योगदान को कंपेयर किसी भी पाश्चात्य के देश के किसी भी चिकित्सक से नहीं किया जा सकता। गुप्त काल का महानतम चिकित्सक थे यह, और गुप्त काल में महानतम चिकित्सक धन्वंतरि थे। ठीक है, पालकाप्य के बारे में जाना। पालकाल देखिए पशु चिकित्सक थे। हाँ, गुप्त काल में केवल मानव चिकित्सा पर ही नहीं, पशु के चिकित्सा पर भी बल दिया गया था। पशु के चिकित्सा पर भी रिसर्च हो रहे थे और पशु के चिकित्सा पर भी लगातार लोग अनुसंधान कर रहे थे, उसके प्रति भी लोग सहृदयी थे। तो पालकाप्य एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं, लेकिन यह पशु चिकित्सक हैं। हाँ, मतलब हाथी का, घोड़े का, बैल का, कुत्ते का, गाय का, जो मनुष्य के लिए लाभकारी पशु थे उन पर शोध हो रहे थे। हाँ, उनकी सेवा शुश्रूषा हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं ये पशु चिकित्सक थे पालकाप्य। इन्होंने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की है, मतलब हाथी से संबंध, हाथी का इलाज कैसे किया जाए आयुर्वेद में। यह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ उच्चारण में गलत हो गया है, हस्तायुर्वेद मतलब हाथियों से संबंधित आयुर्वेद था। फिर वाघभट्ट भी एक बहुत बड़े आयुर्वेद के चिकित्सक थे, लेकिन यह शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, सर्जन थे, ये बहुत ही बड़े सर्जन थे। नागार्जुन के बारे में देखें तो यह रसायन शास्त्री थे, सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। भारतीय गुप्त काल में के बारे में अगर किसी को बोलने को कहा जाए, उनका पूरा का पूरा परिचय देने को कहा जाए तो शायद 24 घंटा भी कम पड़ जाएंगे। यह इतने बड़े बड़े महान लोग हैं कि जिनके बारे में 2 मिनट में, 1 मिनट में मैं बोल कर निकल जा रहा हूँ, इनके लिए 24 घंटा भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन इनका महिमा मंडन कम नहीं होगा। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु सम्राट होता था एवं प्रशासन में विकेंद्रीकरण एवं सामंतवाद के लक्षण निहित थे। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? केंद्र से राज्यों की ओर शक्तियों का बंटवारा हो जाता था। गुप्तकालीन शासकों की राज्य मुद्रा क्या थी? दिनार थी। राज की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। राज के चिन्ह क्या थे? गरुड़ थे। राज की धर्म क्या थे? वैष्णव थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है, कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों की अल्पज्ञता कहिए, अनभिज्ञता कहिए, कि गुप्त काल के जो राज मुद्रा दिनार को लेकर बात आती है, यह कहा जाता है ये तो अरब के देशों का दिनार है, यह तो तुर्की अरबी फारसी शब्द है। भाई, यह शब्द गुप्त काल का ही है, यह संस्कृत साहित्य के शब्द है दिनार। हाँ, यहां से यह शब्द या यहां से इस मुद्रा को अरब के देश या जहां भी इस समय दिनार प्रचलित है वहां ले जाया गया। हमने उनसे नहीं लिया था। यह गुप्त काल की राज्य मुद्रा थी दिनार। ठीक है। राज की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। राज के चिन्ह क्या थे? गरुड़ थे। राज के धर्म जो थे वैष्णव थे। प्रशासन में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। केंद्रीय प्रशासन निम्न अधिकारियों द्वारा संचालित हो रहे थे। केंद्रीय प्रशासन में मतलब आपने बताया ना कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति थी, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की नीति थी। तो केंद्र में कौन रहेगा? जैसे आज कैबिनेट मंत्री आप जानते हैं, तो कौन रहेगा केंद्र में? महामात्य जो थे उच्च एवं विशेष अधिकारियों का वर्ग रहेगा। महासंधि विग्रह, यह हरिसेन जो थे महासंधि विग्रह थे। शांति वन विदेश मंत्री थे। महाबलाधिकृत जो थे सेनापति थे। महाअक्षपट्टालिक जो थे भूस्वामी अभिलेखों की सुरक्षित और रखने वाला एक अधिकारी था। ध्रुवाधिकारी जो थे राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी थे। न्यायाधिकरण जो थे वह भू संबंधी विवादों का निपटारा करने वाले अधिकारी थे। महागण नायक जो थे न्याय एवं युद्ध का मंत्री था। दंडपाशिक जो थे पुलिस विभाग के अधिकारी थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।